हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को याद किया जाता है और क्या चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुसूचियाँ। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अनुसूचियाँ होती क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। यदि उस बुक के मैं सबसे पहले पन्ने को निकाल के देखूं तो वहां पे आपको मिलेगी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वहां पे हमें मिलती है प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना के आगे हम जैसे ही पलटते हैं तो हमें मिलता है वहां पे पार्ट 1 यानी कि भाग 1 और उसके बाद में भाग 2, उसी टाइप से भाग 3, भाग 4 और उसके बाद में सो ऑन एंड भाग 22। इस तरह से हमारे संविधान के 22 भाग उल्लेखित है और हर एक भाग में अलग अलग आर्टिकल उल्लेखित है। जैसे मैं बात करूं 1 to 4 आपके पहले में दे रखे हैं, दूसरे में 5 से 11, फिर 12 से 35, 36 से 51, इस तरह से आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं। जैसे ही आपके 395 आर्टिकल यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में जब अपन देखते हैं तो हमें वहां पे मिलती हैं शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां। वहां पे हमें मिलेगी अनुसूचियां। ओके दोस्तों, ये तो हमने पहले जाना था कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का संक्षिप्तीकरण है, वो हमारे संविधान का निचोड़ है और उसी में हमारे संविधान के सारे फीचर्स प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये क्रिएट होता है कि हमारी अनुसूचियों में क्या दे रखा होता है, क्या अनुसूचियों में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं या फिर कुछ स्पेशल चीजें इसमें दे रखी हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुसूचियों में जो भी चीज है वो सारी की सारी आर्टिकल से रिलेटेड है। इन अनुच्छेदों से रिलेटेड ही चीजें आपको मिलेगी अपनी अनुसूचियों में। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यानी कि जैसे आप पार्ट 1 का पढ़ोगे आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके नेक्स्ट सब क्लोज में दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारे क्षेत्र शामिल होंगे जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट होंगे। कहां पे निर्दिष्ट होंगे? अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका संबंध किससे हो गया? अनुसूची फर्स्ट से। तो दोस्तों, यहां पे सारे के सारे एरिया यानी कि जितने हमारे राज्य और उसके साथ में जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनकी जो लिस्ट है वो यहां पे नहीं दे रखी है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारे क्षेत्र शामिल होंगे जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट होंगे। और अनुसूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? हमारे जो भी राज्य हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों और इनका आपका यहाँ पे सीमाएं दे रखी हैं और इनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अनुसूचियां जो भी होती हैं किससे रिलेवेंट होती है? हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं इनसे रिलेवेंट होती है। हालांकि दोस्तों, हमें पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारा संविधान और ज्यादा बल्कि ना बन जाए, ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए इनके काफी जो विस्तार वाली चीजें थी, कुछ टेबल्स थी, कुछ सूचियां थी, कुछ लिस्ट थी, उनको हमने सेपरेटली डाल दिया है और उनको हमने शेड्यूल से नाम दे दिया है। जैसे कि मुझे देखना किसी चीज़ की पेमेंट देखनी, जैसे कि मुझे प्रेसिडेंट या फिर आपके राज्यपाल की या फिर किसी पदाधिकारी का मुझे पेमेंट देखनी है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा तो सारे लोगों की पेमेंट का वहाँ पे क्या मिल जाएगा? डिटेल्स मिल जाएगा। मुझे शपथ का देखना है तो वहाँ शपथ का पूरा प्रारूप मिल जाएगा। दोस्तों, यदि इन सारी चीज़ों को आर्टिकल में लिख देते तो आर्टिकल की सिग्निफिकेंस कम हो जाती, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहा हूं उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती। कई बार आपने दोस्तों देखा होगा, जैसे हमारी बुक में भी दे रखा होता है, कुछ जैसे चीज को लिख दिया और उसके साथ में स्टार लगा दिया या फिर हैश लगा दिया। हम स्टार वाली चीज देखते हैं वो नीचे लिख रखी होती है या फिर उसके पिछले पन्ने में लिख रखी होती है। उसका मतलब है कि उसके बारे में यदि डिटेल से जानना चाहते हो तो आप उसको वहां पे जाके देखें। चाहता तो वो यहाँ पे भी लिख सकता था, बट उस जो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझाना चाहते थे उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है, उसमें इतना मजा नहीं आता। तो सेम चीज यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन जिस पर्पस से आप पढ़ रहे थे उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती। यदि डिटेल में आप चाहते हो तो उसको एक लिस्ट एंड टैबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन के रूप में आपको यहाँ पे शेड्यूल्स में दे रखा है। ये दोस्तों होती हैं हमारी शेड्यूल्स। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि दरअसल ये शेड्यूल्स होती कितनी है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 8 से हमने कितनी बना दी दोस्तों? 12 बना दी। कितनी ऐड कर दी?
4 ऐड कर दी। 4 ऐड की मतलब इसमें क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि संविधान में संशोधन हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, हमने कहा था ये हमारा संविधान का भाग है, तो ये भी संविधान का भाग है, एंड इट्स आल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये भी हमारा संविधान का भाग है। इसमें भी जो चीजें होगी वो भी क्या होगा, अमेंडमेंट के थ्रू ही इसमें कुछ किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमें पता है कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल रूप से 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाएंगे, या तो कोई भी 3 अनुसूचियां 4 अनुसूचियां दे देंगे, उनके सामने दे दिया जाएगा उपबंध कि कौन सी अनुसूची का संबंध किस उपबंध से है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुसूची 4 में निर्दिष्ट है, या फिर पूछ लेंगे पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो इस तरह के प्रोविजंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी अनुसूचियां याद होनी चाहिए कि कौन सी अनुसूची में कौन सी चीज दे रखी होती है, सारी अनुसूचियों को याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सारी अनुसूचियों को, एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको याद करवाऊंगा, सो दैट आप थोड़े टाइम बाद में सारी अनुसूचियों को याद कर लोगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी पहली शेड्यूल से। हम बात करते हैं अपने शेड्यूल फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि दोस्तों ध्यान रखें इस पहली शेड्यूल में पहली अनुसूची में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। दोस्तों कुछ एक लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों 26 जनवरी 2020 की मैं बात करूं, हमारे दीव दमन दादरा और नगर हवेली जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, एक ही कर दिया है। तो पहले तो J&K वाला जो इशू हुआ था उसके बाद 9 बनी थी, पर उसको मर्ज करने से वापस कितनी बन गई, 8 बन गई है। तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कर रखा है, किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सेकंड शेड्यूल की। दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते व पेंशन। किस चीज की, वेतन भत्ते और पेंशन दोस्तों, यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख सेकंड शेड्यूल में कर रखा है। जैसे कि मैं कुछ पदाधिकारियों के आपको नाम बताता हूं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद में देखो दोस्तों शेड्यूल में आपको सीरियली बताता हूं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, दूसरी तरफ देखो राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, केक का पेमेंट हो गया, उसके बाद में हाई कोर्ट के जजेस हो गए, राज्यपाल का पेमेंट हो गया, राज्य विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, इन सारे लोगों के पेमेंट का यहाँ पे उल्लेख कर रखा है। इन सारों का वेतन भत्ते और पेंशन, इनसे संबंधित जो भी उपबंध बनते हैं इनका उल्लेख कर रखा है हमारा शेड्यूल 2 में। यहां से दोस्तों एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखें। दूसरी में बात करूं, यहां जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, हमारे उपराष्ट्रपति नाम के पद का जो वेतन है वो नहीं मिलता है, उनका वेतन मिलता है शून्य। क्यों दोस्तों, यानी कि जो हमारा, आपको पता होगा दोस्तों, हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बनता है दोस्तों, पदेन सभापति। पदेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि किसी एक पद पर रहते हुए दूसरे पद का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाना, उसको कहा जाता है पदेन अध्यक्ष होना। यानी कि वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका पदेन सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। तो उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता, यानी कि उस पद के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता। वो एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों पे आसीन होता है, यानी कि उसको जो पेमेंट मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाम का उसे पेमेंट मिलता है। तो ये भी ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन कितना मिलता है, तो वो पेमेंट नहीं मिलता, शून्य पेमेंट मिलता है। तो ये एक फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 में हमारा क्या दे रखा है, यानी कि जो आपकी शपथ या प्रतिज्ञान, ऑथ और अफर्मेशन, क्या मतलब हो गया दोस्तों, शपथ क्या है, प्रतिज्ञान क्या है, पहले इन दोनों को समझते हैं दोस्तों। शपथ और प्रतिज्ञान का मतलब होता है जो गॉड में बिलीव करता है, जो भगवान में विश्वास करता है, वो हमेशा अपने पद की लेता है शपथ, और जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है, जो आपका
नास्तिक होता है वो हमेशा लेता है अपने कर्तव्य की शपथ लेता है कि मैं बिल्कुल गॉड में तो बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे ये काम करना है और मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूं। तो ऐसी शपथ ली जाती है, उसको बोला जाता है प्रतिज्ञान। जो नास्तिक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, वो लेते हैं शपथ। ओके, अब इसमें क्या है, थर्ड शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दे रखा है, इनका प्रारूप दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? प्रारूप दे रखा है। ओके, यहां से बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, उनको देखें। किन किन की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप यहां पे दे रखा है, सबसे पहले देखें दोस्तों। यहां पे आपका जो शपथ और दे रखा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा संघ के मंत्री। कौन है? संघ के मंत्री दे रखा है। और दूसरी बात मैं करूंगा संसद के सदस्य होते हैं, इनकी शपथ का प्रारूप दे रखा है। फिर है संसद के चुनाव के प्रत्याशी, चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। देखो, संघ के मंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, ये तो हमको पता है। उनके प्रारूप भी कहां पे दे रखा है? शेड्यूल 3 में दे रखा है। संसद के सदस्य यानी कि संसद में जो भी जीत कर आ जाते हैं, जो संसद के मेंबर बन जाते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, उनकी शपथ का उल्लेख भी यहां पे कर रखा है। लेकिन दोस्तों तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है संसद के चुनाव के प्रत्याशी, यानी कि जो भी उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो भी कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो फॉर्म फिल करते हैं कि मुझे आपका लोकसभा में बनना है, मुझे लोकसभा का सदस्य बनना है, और वो हार भी जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जो भी अभ्यर्थना भरी जाती है, जो भी उम्मीदवार होता है, जो भी प्रत्याशी होता है, वो भी शपथ लेता है, उसका भी प्रारूप का उल्लेख यहाँ पे कर रखा है। इसका मतलब वो दोस्तों, जब भी कोई भी कैंडिडेट जैसे कि लोकसभा के क्षेत्र से खड़ा हो रहा है या फिर राज्यसभा का होता है, जब भी वो फॉर्म फिल करता है तो उसके साथ में एक शपथ का फॉर्मेट होता है। वो कहता है कि मैं विधि के विधान द्वारा जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा, मैं उसका पालन करूंगा, संविधान की पालना करूंगा और अपने पद की गोपनीयता बरकरार रखूंगा। ये सारी चीज की जो शपथ लेता है वो उम्मीदवार को भी लेनी पड़ती है। यदि उम्मीदवार जीत जाता है तो फिर वो लेता है संसद के सदस्य के रूप में, और सदस्यों को ही किसी को मंत्री बनाया जाता है, उसमें से कुछ एक जो बनते हैं उनमें से वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। ओके दोस्तों, इसी टाइप से और किसकी, जो राज्य में देख लो, यानी कि जो राज्य के मंत्री हैं वो भी शपथ लेते हैं, और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं वो भी शपथ लेते हैं। राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी होते हैं वो भी शपथ लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें किसका फॉर्मेट दे रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के भी शपथ का उल्लेख यहाँ पे कर रखा है। साथ ही साथ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी शपथ का उल्लेख यहाँ पे कर रखा है। ओके दोस्तों, ये तो चीज मैंने बता दी, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कुछ एक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख यहाँ पे नहीं कर रखा है, उनकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, उन पदाधिकारियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा राष्ट्रपति का, उसके बाद में मैं लिखूंगा नाम उपराष्ट्रपति का, उसके बाद में बात करूंगा मैं राज्यपाल की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप शेड्यूल 3 में नहीं दे रखा है। तो इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप यहाँ पे नहीं दे रखा है। ध्यान रखें, वेतन तो दे रखा है, राष्ट्रपति का दे रखा है, राज्यपाल का दे रखा है, लेकिन उपराष्ट्रपति नाम का कोई पेमेंट नहीं मिलता और राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। लेकिन दोस्तों इनकी शपथ का प्रारूप यहाँ पे नहीं मिलता है। तो कौन से आर्टिकल में मिलता है वो देखो, राष्ट्रपति को मिलता है आर्टिकल 60 के तहत वो लेता है शपथ, और इसके बाद में उपराष्ट्रपति लेता है 60, सेम है क्या? नो 69, ऐसा याद रख लीजिएगा। और राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति का आगे का पद होता है। देखो इसमें से एक एक निकाल लो तो राज्यपाल का बन जाएगा, यानी कि 6 में से 1 गया पीछे 5 और 9 में से 1 गया पीछे बन गया 8। तो आर्टिकल 158 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, और 69 में उपराष्ट्रपति का है, और 60 में राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप किस तरह का होगा उसका उल्लेख यहाँ पे कर रखा है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों हमारी शपथ से संबंधित। अब तीनों को याद करने का थोड़ा मैं तरीका बताऊंगा कि शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है। देखो दोस्तों, जब भी कभी कहीं पे जाते हो या फिर आप भी जैसे जिस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हो कि जैसे बिहार पुलिस की आ गई, आप राजस्थान के हो तो बिहार का तो नहीं भरोगे, इतना दूर पड़ जाता है, क्योंकि एरिया मैटर करता है। सबसे पहले क्या देखते हो? एरिया देखते हो, क्षेत्र देखते हो, किस क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें भी क्या दे रखा है, शेड्यूल फर्स्ट में देख रहा है क्षेत्र, यानी कि भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है। अच्छा क्षेत्र ठीक है, आपको पसंद आ गया, एरिया ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे पेमेंट की। अच्छा पेमेंट कितना मिलता है, यानी कि दूसरी बात आ गई पेमेंट की। दूसरी बात किसकी आ जाए? पेमेंट की। तीसरी, जब आपको एरिया पसंद आ जाए, वेतन पसंद आ जाए, तो उसके बाद में आप क्या तुरंत क्या कर लोगे? शपथ ले लोगे बाकी। तो इसका मतलब क्या है, पहले में एरिया की बात होती है, दूसरे में बात होती है वेतन की, और तीसरे में आपकी बात होती है शपथ की। तो ये चीज का ध्यान रखोगे। शेड्यूल फर्स्ट में आपका दे रखा है
संघ और उसका राज्य एरिया की बात, दूसरे में वेतन की बात और तीसरे में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 4 की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 को देखो, ये देखो 4 लिखा ही ऐसा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें आएगा प्रतिनिधित्व। देखो 4 से क्या बन गया, प्रतिनिधित्व। 4 से कैसे याद रखोगे, प्रतिनिधित्व। देखो ये प्र बन गया प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व किस चीज का प्रतिनिधित्व है, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का। क्या दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व होता है हमारी राज्यसभा में? देखो दोस्तों, इसकी अपोजिट में बात करूं, हमारे जैसे यूएसए की बात करूं, वहां पे क्या होता है, जिस तरह से हमारा अपर हाउस राज्यसभा होता है, वहां पे सीनेट होता है। वहां पे सीनेट में क्या प्रोविजन होता है, प्रत्येक राज्य से, यानी कि वहां 50 राज्य है, प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर आएंगे, चाहे छोटा राज्य है चाहे बड़ा राज्य है, ये मैटर नहीं करेगा, प्रत्येक राज्य से 2 लोग आएंगे। लेकिन हमने प्रतिनिधित्व कुछ अलग तरीके से दिया है। कैसे दिया है दोस्तों, यानी कि हमने दिया है जनसंख्या के आधार पर। प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। जिसकी ज्यादा जनसंख्या है उसके सदस्य वहां पे ज्यादा आएंगे। सो दैट आपको पता होगा हमारे सर्वाधिक सदस्य कहां से आते हैं, यूपी से आते हैं राज्यसभा में। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं, वो आते हैं आपके महाराष्ट्र से। ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। अगला जो आता है वो आपका आता है तमिलनाडु से। तो इनके सीक्वेंस भी याद रखना है दोस्तों कि कौन कौन से कहां से आते हैं। और जो भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है वो किसका मिलता है, जनसंख्या के आधार पर मिलता है। और जनसंख्या का जो आधार माना जाता है वो 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात की जाती है शेड्यूल 4 में, है ना। अब देखो इसमें क्या पूरी लिस्ट दे रखी है। आर्टिकल जब मैं बात करूं 80 की, राज्यसभा के बारे में जो बताता है, आर्टिकल 80 इतना ही बोलता है कि हमारे राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार होगा। क्योंकि वहां दोस्त इतना ही जानना चाहते थे, तो इसके बारे में यदि वहां पे लिस्ट दे देते तो उसका मजा इतना नहीं आता, यानी कि उसकी सिग्निफिकेंस उतनी नहीं रहती जितनी इसको अलग से शेड्यूल में डालने से है। अब दोस्त जानना चाहेंगे कि किस तरह से कौन सी राज्य को कितनी सीटें हैं, तो वो शेड्यूल में जाए 4 में और जाके देख ले कौन से राज्य। तो यहाँ पे पूरी टेबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन है, पूरी लिस्ट बनी है, यानी कि राजस्थान की कितनी, यूपी की कितनी, एमपी की कितनी, गुजरात की कितनी, पंजाब की कितनी, सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से इसमें ध्यान रखें। अब दोस्तों ध्यान रखें, हमारे 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। वो एक तो है दोस्तों दिल्ली, और जो दूसरा है वो है हमारा पुडुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं है, और बाकी जितने भी राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग उन सारों का प्रतिनिधित्व दे रखा है। सर्वाधिक यूपी, तो उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। ओके दोस्तों, ये तो था हमारा प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करो, देखो 5 लिखा ही ऐसा जाता है। इससे क्या याद रखें, देखो SC ST, देखो 5 को मैं इधर लिख देता हूं, SC व ST, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपबंध, नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो कहां पे दे रखे हैं दोस्तों, आपके शेड्यूल 5 में देख रहे हैं। 5 लिखा ही ऐसे जाता तो SC ST, इस तरह से इसको याद कर लें, यानी कि SC ST से संबंधित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण कहां पे दे रखा है, आपके शेड्यूल 5 में दे रखा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां के शेड्यूल जो कि आपके ट्राइब एरियाज हैं उनका नहीं दे रखा है, और वो है आपके अमेमित्री। अरे ये तो कोई राज्य ही नहीं है दोस्तों। अमेमित्री का मतलब क्या हो गया, ऐसे आपका बन गया आसाम, में से आपका बन गया मेघालय, याद करने का तरीका है दोस्तों, मी से बन गया आपका मिजोरम, और ट्री से बन गया आपका त्रिपुरा। तो दोस्तों आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, अमेमित्री याद रखना, अमेमित्री। जो अमेमित्री राज्य है इनके जो अनुसूचित जनजाति जो एरिया है, इनका यहाँ पे प्रशासन का उल्लेख नहीं दे रखा है। तो क्या दोस्तों इनका प्रोविजन है ही नहीं अलग से, इनको अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा है दोस्तों। ये बहुत ही सेंसिटिव है, इनके लिए एक अलग से ही शेड्यूल का प्रावधान कर रखा है। जी हाँ, देखो जो शेड्यूल 6 है वो यही कहती है अमेमित्री, यानी कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, सॉरी प्रतिनिधित्व नहीं, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन
व नियंत्रण से संबंधित जो उपबंध है उनका उल्लेख कहां पे कर रखा है, शेड्यूल 6। देखो 5 में कैसे याद करेंगे दोस्तों, 5 ऐसे लिखा जाता है तो SC ST याद कर लोगे, लेकिन SC ST में 4 राज्य नहीं, अम्बे मित्री यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ पे इनको प्रोविजन नहीं दिया, मतलब इनको और स्पेशल दर्जा दिया गया है। वो किस में दिया गया, एक अलग ही शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल 6 यानी कि अनुसूची 6 में इसका दे रखा है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध दे रखे। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं 7 की। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 7 की यानी कि 7वीं अनुसूची की। देखो यहाँ पे दिख रखा 7, कौन सी 7, 6 से 7 और 6 से सूचियां। यहाँ पे क्या दे रखी हैं, सूचियां दे रखी। कौन कौन सी सूचियां दोस्तों, देखो यहाँ पे आपका एक तो दे रखा है दोस्तों संघ सूची, दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है राज्य सूची, तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है समवर्ती सूची। क्या मतलब हो गया दोस्तों इसका, इसका मतलब है कि 7वीं अनुसूची में सूचियां दे रखी है, 7 में सूचियां। क्या मतलब है, देखो दोस्तों ये जो हमारा फेडरलिज्म है, जो हमारा फेडरेशन सिस्टम है, संघीय शासन प्रणाली है, वो यहां से स्पष्ट होती है। यानी कि हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, डिवीजन ऑफ द पावर्स किसमें कर रखा है, राज्यों और संघ के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा कर रखा है वो उसका उल्लेख यहाँ पे कर रखा है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, यानी कि संघ सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे कानून बनाने की पावर किसके पास में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, और राज्य सूची में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे कानून बनाने की पावर किसको होती है, राज्य सरकार को होती है। समवर्ती सूची यानी कि समवर्ती, समान होती है, यानी कि राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। देखो अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब संघ सूची हमारी बनी थी उसमें जो सब्जेक्ट थे वो थे 97, कितने थे 97, और वर्तमान में कितने हैं 100 विषय है इसमें, यानी कि 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें संघ सूची में दे रखे हैं और उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास में है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों राज्य सूची के पास में, इसमें 66 सब्जेक्ट पहले हुआ करते थे, इसके बाद में अभी वर्तमान में कितने हैं 61 है, यानी कि 5 इसमें क्या हो गए माइनस। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या है समवर्ती सूची की बात करूं, पहले इसमें हुआ करते थे 47, जब यहां से 5 माइनस कर दिए तो यहां पे 5 क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और वर्तमान में इसमें कितने बन गए 52 सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है इसमें सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को यहाँ पे लिख रखा कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आता है, कौन सा सब्जेक्ट राज्य सूची में आता है, कौन सा समवर्ती सूची में आता है। दोस्तों देखो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अपना रेलवे का हो गया, रक्षा का हो गया, परमाणु का हो गया, विदेश नीति का हो गया, ये सब्जेक्ट ऑलवेज किस में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। दूसरा कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपका राज्य सूची में आते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं 8वीं शेड्यूल की, 8वीं अनुसूची। देखो 7 में सूची 7 तक तो हमने याद कर लिया, अब 8वीं में क्या, देखो दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना पहली से लेके 7वीं तक तो ठीक है, 8वीं में क्या होता है बोर्ड एग्जाम होता है, तो स्टूडेंट थोड़ा केयरफुल हो जाता है कि यार लैंग्वेज का थोड़ा अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, हिंदी में कॉमा फुल स्टॉप या फिर इंग्लिश में भी अच्छी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, या संस्कृत की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है भाषाओं का नॉलेज सीख जाता है। 8वीं में क्या करना पड़ता है, भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, तो 8वीं अनुसूची में है क्या, भाषाएं दे रखी है। कौन सी भाषाएं दोस्तों, यहाँ ये तो याद करने का तरीका था कि 8वीं में भाषाओं का नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों जो भी हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है, संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख कर रखा है दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे शुरुआत में हमारी मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें वर्तमान में इसमें कितनी भाषा है, वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। इट मीन्स क्या है दोस्तों, 8 भाषाएं हमने बाद में जोड़ी हैं। जब हमने इसमें बाद में भाषाएं जोड़ी हैं तो हमें क्या करना पड़ा था, संविधान संशोधन करना पड़ा था, और हमें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो अब इसमें अपन क्या देखते हैं, देखो जो भाषाएं आपकी जुड़ी हैं, पहले एक भाषा जोड़ी गई थी, उसके बाद में 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई थी, उसके बाद में 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी कि 1 और 3 4 और 4 8 टोटल भाषाएं हमने जोड़ दी थी, और वर्तमान में कितनी बन गई है, 22 बन गई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी भाषा जोड़ी गई थी और कौन से ईयर में जोड़ी गई थी और कौन सा संशोधन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो जो पहली की मैं बात करूं तो याद रखोगे 67 में सिंधी, 67 में सिंधी, 67 में कौन सी जोड़ी थी, सिंधी जोड़ी थी, यानी कि 1967 में हमने सिंधी भाषा जोड़ी थी, और अमेंडमेंट हमने कौन सा किया था, 21वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा, 21वां संशोधन हमने इसमें किया था। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों और 3 कौन सी भाषा जोड़ी थी, ध्यान रखें आगे जो हमने जोड़ी थी
71वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा किया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया था और उसमें 3 कॉमन भाषाएं जोड़ी थी। कितनी भाषा जोड़ी थी दोस्तों? 3 कॉमन भाषा जोड़ी थी। कॉमन भाषा का क्या मतलब हो गया? को से बन गया कोंकणी, मैं से बन गया मणिपुरी, ने से बन गया को, मैं ने याद रख लो, ने से बन गया नेपाली। तो ये 3 भाषाएं हमने जोड़े, 3 कॉमन भाषा हमने जोड़ ली। कौन सी 3 कॉमन भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये आपकी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ लिया गया। और अगला तो वेरी इजी है दोस्तों, 92 यहाँ पे है, तो यहाँ पे याद रखिए 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें जोड़ी गई। और कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा। कौन सी थी? मैस बोडो, ये क्या है? मैस बोडो। इनको ये ट्रिक है याद रखना। देखो दोस्तों 67 में सिंधी, फिर 3 कॉमन भाषा, फिर मैस बोडो, बस इसी तरीके से याद रखना है। मैस बोडो का मतलब हो गया, मे से बन गया आपका मेथाली, सै से बन गया संथाली, बो से बन गया बोडो और डो से बन गया डोगरी। ये आपकी 4 भाषाएं जोड़ेगी। और दोस्तों ध्यान रखें, सबसे लास्ट में जुड़ने वाली भाषा कौन सी है? डोगरी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 8वीं अनुसूची में जुड़ने वाली 22वीं भाषा कौन सा है, या फिर आखिरी भाषा कौन सी है? तो वो है डोगरी। और हालांकि इन चारों को एक साथ में जोड़ा गया था, तो सीक्वेंस में सबसे बाद में नाम किसका लिखा गया है? डोगरी का लिखा गया है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में जुड़ने वाली अंतिम भाषा कौन सी है? तो डोगरी है। और 22वीं कब जुड़ी थी दोस्तों? 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले हम भाषाओं के बारे में देखते हैं। भाषाओं का नॉलेज 8वीं में पढ़ते, 8वीं में जब आता व्यक्ति तब वो उसका होता है। और उसमें क्या होता है? संविधान में मान्यता प्राप्त पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22 है। यानी कितनी जोड़ी? हमने 8 भाषाएं जोड़ी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी भाषा मूल रूप से 8वें अनुसूची में नहीं थी? तो उसके बाद में इन भाषाओं के नाम आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों एक मजेदार बात इसमें देखिएगा, यानी कि जो हमारी इंग्लिश है, जो हमारी अंग्रेजी है, वो इस 22 भाषाओं में नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, पहले में क्या करेंगे? 67 में सिंधी, 21वां संशोधन हुआ था। फिर आपका पढ़ेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 67 में सिंधी, फिर 3 कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद में मैस बोडो, यानी कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इस तरह से इन भाषाओं को आप याद रखेंगे। ओके दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी अनुसूचियों का जो डिस्कशन किया वो हमारी मूल रूप से हमारे संविधान में अनुसूचियां उल्लेखित थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसके बाद में 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हमने बाद में ऐड किए। तो देखते हैं 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है और उनसे संबंधित क्या फैक्ट है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। देखो दोस्तों 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब आई थी? पहली बात तो देखें, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, पहला ही संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? पहला ही संशोधन कब हो गया था ये भी थोड़ा ध्यान में रखें, 1951 में हो गया था। देखो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनता है और 51 में ही हमने पहला अमेंडमेंट कर डाला। और दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी जो संसद है वो 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। पहली बार इलेक्टेड जो आपकी संसद है, लोकसभा पहली बार इस समय आई थी। तो दोस्तों दूसरी बार मैं बात करता हूं तो ये 51वें संशोधन किसने कर दिया? ओके, ये ऐसा संशोधन था जो हमारी संविधान सभा ने, इंटरिम पार्लियामेंट ने या फिर अस्थायी संसद ने किया था। तो पहली बात 9 शेड्यूल से संबंधित ये है, ये पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि हमारी संविधान सभा कह दूं, हमारी संविधान सभा ने किया है, या फिर मैं कह दूंगा इसको, क्योंकि दोस्तों हमने वैसे संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया था, उसको इंटरिम पार्लियामेंट या फिर अस्थायी संसद में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको मैं अस्थायी संसद कह दूंगा। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि ये वाला इसमें क्या जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित उपबंध जोड़े गए थे। भूमि सुधार कह दूं या फिर मैं कह दूंगा जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन करने के लिए इसमें 9 शेड्यूल जोड़ी गई थी। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात यह थी दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रावधान किया गया था, जो भी प्रावधान 9 शेड्यूल में डाला जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आएगा। दोस्तों ये बात कब तक हुई थी? ये 2007 तक हुई थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए 2007 में IR कोहले
वर्सेस तमिलनाडु राज्य, वर्सेस तमिलनाडु राज्य में हमारी जुडिशरी ये डिसीजन देती है कि 9th शेड्यूल में भी जो सब्जेक्ट डाल दिया है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। लेकिन ध्यान रखें 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी सब्जेक्ट आपने 9th शेड्यूल में डाल दिए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि दोस्तों पता होगा 1973 में केशवानंदा भारती बनाम केएल राज्यवाद में डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो उस डेट के बाद में जो भी आपने सब्जेक्ट इसमें डाल दिए हैं, जो भी उपबंध आपने इसमें डाल दिए 9th शेड्यूल में, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। और यही दोस्तों क्वेश्चन 2018 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, क्या राज्य 9th शेड्यूल में कोई सब्जेक्ट डाल सकता है? जी हाँ, कोई भी सब्जेक्ट डाल सकता है। क्या वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आते हैं? यानी कि स्टार्टिंग में नहीं आते थे, लेकिन 2007 के बाद में वो जुडिशियल रिव्यू में आते हैं। तो ये बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारे इस टॉपिक से रिलेवेंट। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन 10th शेड्यूल की। अब 10वीं अनुसूची में क्या है? देखो, द से 10 है और द से दल बदल है। ध्यान रहे दोस्तों, 10th शेड्यूल में दल बदल से संबंधित दे रखा है और इसको कब ऐड किया गया था? देखो, ये पहला संशोधन 1952 में, ये 51 + 1 कितना हो जाता है? 52, यानी कि ये 52वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल से संबंधित कानून आता है। और दोस्तों ध्यान रखें, 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध भी किससे है? दल बदल से संबंधित है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, यानी कि दल बदल से संबंधित जो विरोधी कानून जो आया था वो 51वें संविधान संशोधन 2003 में आया था, जो कि इसी में ही 10th शेड्यूल में ही क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था। तो ये आपका द से 10 और द से दल बदल आप याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं शेड्यूल की। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपकी आई थी, आपको पता होगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन होता है, वो होता है 1992 में। और इसमें हमारी पंचायती राज को वैधानिकता प्राप्त की जाती है, यानी कि पंचायती राज और पंचायतों को यहाँ पे क्या मिलती है? वैधानिकता मिलती है। और दोस्तों आपको पता होगा इसमें 29 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपकी काम करती है पंचायती राज। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ 12वीं शेड्यूल में क्या है। 12वीं शेड्यूल में है हमारा 74वां संविधान संशोधन। और 74वां ये इसी ईयर में हुआ था 1992 में। कहीं आपको दोस्तों 1993 में मिल जाएगी, 1992 में बना था तथा लागू हुआ था 1993 में। तो इसलिए 1992 1993 आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से इसमें पंचायती राज था, इसमें नगर पालिका को संवैधानिकता प्रदान की जाती है। और इसमें देखो, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 2 9 एक निकाल दो, एक हो गया, 9 में से एक या पीछे रह गया 8, यानी कि इसमें 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं। किसमें? पंचायती राज में। तो दोस्तों सॉरी, नगर पालिका में। तो दोस्तों ये तो था हमारा अभी तक की 1 से लेके 12 तक जितनी भी अनुसूचियां थी, इसके बारे में हमने जाना है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ और किस तरह से इनको याद किया जा सकता है। तब पहले में हमने किसकी बात की थी? यानी कि एरिया की। सबसे पहले किसको देखते हैं? एरिया, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरे में वेतन देखते हैं, तीसरे में शपथ ले लेते हैं, चौथे में पैसे 4 जैसा ऐसा दिखता है तो प्रतिनिधित्व हमने कर दिया था, 5 एस जैसा दिखता है तो SC ST कर दिया था। SC ST में अमेय मित्री का वहां पे नहीं था तो 6वें में अमेय मित्री का डाल दिया। 6 से 7 और 6 से सूचियां, यानी कि संघ राज्य और संपत्ति सूची दे रखी है। 8वीं में भाषा का नॉलेज हमें चाहिएगा, इसका मतलब 8वीं में हमने किसको डाल दिया था? भाषा को। अब 9वीं को कैसे याद करेंगे? देखो, 8वीं में जिसको भाषा का नॉलेज अच्छा नहीं बनेगा, 9वीं में क्या करेगा? खेती का काम ही करेगा। इसका मतलब 9वीं में किसका दे रखा है? भूमि सुधार से संबंधित दे रखा है। और 10वीं में किसका? द से 10 और द से दल बदल दे रखा है। 11वीं में पंचायती और 12वीं में आपका नगर पालिका से संबंधित इसमें वैधानिकता प्रदान की गई थी। तो ये तो थी दोस्तों हमारी 1 to 12 शेड्यूल्स। और अभी इससे रिगार्डिंग जो अगला वीडियो आएगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उनका पूरा कलेक्शन आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।